ये वो कहानी है जिसे सुनकर आज भी यूरोप के छोटे छोटे कस्बों में लोग कांप उठते हैं। एक ऐसी दास्तान जो इंसान की हिम्मत, उसके पागलपन और उसकी मौत से लड़ाई की गवाही देती है। साल था 2022, नवंबर का महीना। यूरोप की ठंडी हवाओं ने पहले से ही लोगों को अपने घरों में कैद कर रखा था, पर इसी ठंड के बीच सोफिया म्यूलर, जर्मनी की 24 साल की लड़की और उसके 6 दोस्तों ने एक ऐसा सफर तय करने का फैसला किया जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते। सोफिया के लिए जिंदगी हमेशा एक एडवेंचर रही थी। वो छोटी सी उम्र से ही पहाड़ों पर चढ़ना, बर्फीली झीलों में तैरना और अंधेरे जंगलों में कैंपिंग करना पसंद करती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक होती, मानो मौत को चुनौती देने में ही उसकी असली खुशी छिपी हो। उसके साथ थे लूकास, ऑस्ट्रिया का 26 साल का पहाड़ों में पला बड़ा मजबूत काया वाला। एना, फ्रांस से 23 साल की हंसमुख और कला प्रेमी। मथेओ, स्पेन का 25 साल का हमेशा मजाक करने वाला। क्लारा, इटली की 24 साल की बेहद गंभीर और समझदार। हेनरिक, नॉर्वे से 27 साल का ठंड और ग्लेशियरों का दीवाना। डेविड, पोलैंड से 25 साल का शांत स्वभाव और धार्मिक विश्वास रखने वाला और उनके साथ उड़ान भरने वाला पायलट था। मार्को, स्विट्जरलैंड का रहने वाला 30 साल का, जिसे कठिन परिस्थितियों में उड़ान भरने का वर्षों का अनुभव था। इन सब का सपना था एंटार्कटिका के एक रहस्यमयी हिस्से फ्रॉस्टवेल को अपनी आंखों से देखना। ये जगह इतनी खतरनाक मानी जाती थी कि वहां जाने की हिम्मत दुनिया में गिने चुने लोग ही कर पाते। कहा जाता था कि यहाँ का मौसम इंसान से उसका खून चूस लेता है। हवाएं यहाँ तलवार जैसी चलती हैं और सूरज भी सिर्फ धोखा देने आता है। उड़ान की शुरुआत 15 नवंबर 2022 सुबह के 10 बजे। उनका छोटा सा प्लेन बर्फ की सफेद चादर के ऊपर उड़ रहा था। नीचे का नजारा किसी और ग्रह जैसा था। जहां तक नजर जाती सिर्फ बर्फ, बर्फ और बर्फ। प्लेन के अंदर हंसी ठिठोली चल रही थी। मथेओ मजाक कर रहा था कि अगर यहां से नीचे गिर गए तो फ्रीजर में रखी हुई फिश बन जाएंगे। एना खिड़की से बाहर देखते हुए अपने स्केचबुक में बर्फीले पहाड़ों की आकृति उतार रही थी। लुकास और हेनरिक इस पर बहस कर रहे थे कि किसने ज्यादा ऊंचे पहाड़ फतेह किए हैं। डेविड धीरे धीरे अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था, शायद प्रार्थना। क्लारा सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं डर झलक रहा था। और सोफिया, वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक अनकहा साया भी। तूफान का आगमन अचानक मार्को की आवाज आई, सब लोग सीट बेल्ट बांध लो, मौसम बदल रहा है। पल भर में बाहर का आसमान काला हो गया। बर्फ का एक विशाल बवंडर उनकी ओर बढ़ रहा था। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह एक सफेद राक्षस था। प्लेन बुरी तरह हिलने लगा। हर तरफ से लोहे के टूटने की आवाजें आने लगीं। एना चीख पड़ी। मथेओ मजाक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज कांप रही थी। सोफिया ने लुकास का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। मार्को बेतहाशा कंट्रोल संभालने की कोशिश कर रहा था। नो नो, डैम इट! उसकी चीख कॉकपिट से गूंजी। पल भर में प्लेन बर्फीली चट्टानों से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। सोफिया को बस इतना याद है कि उसके कानों में हवा की सीटी गूंज रही थी। दोस्तों की चीखें उसके दिल को चीर रही थीं और फिर सब अंधेरा। पहला दिन, खामोशी और मौत। जब सोफिया की आंखें खुलीं, चारों तरफ सिर्फ मलबा और खून था। उसका सिर फटा हुआ था, होंठ फटे हुए और शरीर कांप रहा था। उसने इधर उधर देखा। प्लेन का आधा हिस्सा बर्फ में धंस चुका था। चारों तरफ बर्फ और मलबे के अलावा कुछ नहीं था। उसने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। लुकास खामोश पड़ा था। उसके माथे पर गहरी चोट थी। एना की आंखें खुली रह गई थी, पर उनमें अब कोई चमक नहीं थी। मथेओ की हंसी हमेशा के लिए थम चुकी थी। डेविड की डायरी खून से सनी हुई बर्फ में पड़ी थी। हेनरिक और क्लारा भी ठंड में जमे पड़े थे। सिर्फ सोफिया अकेली जिंदा थी। उसके गले से एक चीख निकली, इतनी गहरी कि लगता था पूरा ग्लेशियर हिल जाएगा, पर वहां कोई नहीं था जो सुन सके। वो बर्फीला कब्रिस्तान था जहां उसका पूरा संसार दफन हो चुका था। जीवित रहने की शुरुआत सोफिया ने अपने आंसू पोंछे और प्लेन के टूटे हिस्सों को खंगालना शुरू किया। उसे कुछ बचा खुचा सामान मिला,
4 प्रोटीन बार, आधी टूटी हुई फर्स्ट एड किट, कुछ कंबल और पायलट मार्को का जैकेट। मार्को कहाँ गया था ये उसे नहीं पता, शायद वो भी कहीं मलबे के नीचे दब गया होगा। उसने एक पत्थर उठाया और प्लेन की दीवार पर एक निशान बनाया। डे 1, ये उसकी नई जिंदगी का पहला दिन था, एक ऐसी जिंदगी जो मौत से उधार ली गई थी। रात हुई तो ठंड ने उसका शरीर तोड़ दिया। वो दोस्तों के पास बैठी रही, उनके जमे हुए चेहरे, उनकी खुली आंखें, सब उसे घूर रहे थे। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, पर आंसू बाहर आते आते ही जम जाते। उसने खुद से कहा, अगर जिंदा रहना है तो मुझे हिम्मत दिखानी होगी। और यही वो पल था जब उसकी असली जंग शुरू हुई। दूसरा दिन, डर की शुरुआत। सोफिया ने जब अगली सुबह अपनी आंखें खोलीं तो बाहर का नजारा और भी ज्यादा खामोश और डरावना था। बर्फ के ऊपर सूरज जरूर निकला था, लेकिन उसकी रोशनी ठंडी थी। वो कोई गर्मी नहीं दे रही थी, बल्कि सिर्फ सफेद मौत का आईना दिखा रही थी। सोफिया ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। दोस्तों के शरीर वैसे ही जमे पड़े थे, उनके चेहरे अब और ज्यादा नीले पड़ चुके थे। उसे लगा कि वो सब अब भी उठ जाएंगे और कहेंगे, चौंक गई ना सोफिया, ये तो मजाक था। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बेरहम थी। सच ये था कि वो सब अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। सोफिया ने खुद को संभालते हुए प्लेन का मलबा खंगालना शुरू किया। उसे एक छोटा सा बैग मिला जिसमें आधा टूटा हुआ रेडियो था। उसने बार बार कोशिश की, हेलो हेलो, क्या कोई सुन सकता है? लेकिन बस शोर और बर्फीली हवा की सीटी। वो समझ गई, कोई उसे बचाने नहीं आने वाला, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। उसने अपनी डायरी निकाली जो उसे डेविड के पास से मिली थी। उसमें उसने पहली लाइन लिखी, मैं अकेली हूं। भूख और ठंड तीसरे दिन तक उसके पास सिर्फ 3 प्रोटीन बार बचे थे। उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खाने का फैसला किया, पर भूख पेट में आग की तरह जल रही थी। रात को ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर लकड़ी जैसा जम गया। वो कांपती रही, बार बार सोफे जैसे जमे हुए सीटों के नीचे घुसने की कोशिश करती रही, पर वहां भी राहत नहीं थी। कंबल और जैकेट से उसने खुद को ढक लिया, लेकिन ठंड इतनी बेरहम थी कि उसका सीना फटने लगा। उसकी आंखें बंद हुईं और उसने सपना देखा। वो अपने घर में है, जर्मनी के छोटे से गांव में। उसकी माँ उसके लिए गर्म सूप ला रही है। पिता हंसकर कह रहे हैं, तुम कितनी बहादुर हो। पर जैसे ही उसने सूप को हाथ लगाया, उसका हाथ बर्फ की तरह जम गया। वो चौंक कर उठी और फिर देखा कि वो अब भी उसी मलबे में है। हेलुसिनेशंस, दोस्त लौट आए, दिन बीतते गए। अब सोफिया को लगता था कि वो पागल हो रही है। कभी उसे सुनाई देता, सोफिया हार मत मानो, ये लुकास की आवाज थी। कभी लगता कि एना उसके सामने बैठी है और स्केच बना रही है। मतेओ तो जैसे हर वक्त हंस रहा था, तुम सोच भी नहीं सकती सोफिया, ये दुनिया हमें देखकर हैरान होगी। पर जब उसने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, बस बर्फ, मलबा और मौत। उसका दिमाग अब खेल खेल रहा था। हकीकत और वहम के बीच की रेखा मिट चुकी थी। इंसान बनाम भूख। 5वें दिन उसके पेट की आग ने उसकी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी। प्रोटीन बार खत्म हो गए थे। बर्फ चबाकर उसने प्यास बुझाने की कोशिश की, पर खाली पेट में वो और भी जहर बन गया। उसकी आंखें बार बार दोस्तों के शरीर पर जाती थीं। जमे हुए चेहरे, बंद होंठ, नीले पड़े हाथ। उसके मन में एक ख्याल बार बार आता, क्या मुझे? उसने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, ये पाप है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन भूख किसी दानव से कम नहीं थी। वो हर पल उसके दिमाग को खा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके दोस्तों की आंखें उसे घूर रही हों, मानो कह रही हो, अगर तुमने हमें इस्तेमाल नहीं किया तो तुम भी हमारे साथ यहीं जम जाओगी। सोफिया ने रोते हुए अपना चेहरा ढक लिया, नहीं प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन भूख ने उसकी इंसानियत को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। पहला पाप 7वें दिन उसने फैसला कर लिया। उसके कांपते हाथ, उसके रोते हुए चेहरे और उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, ये गलत है। लेकिन उसने अपने दोस्तों के जमे हुए शरीर से एक टुकड़ा उठाया। उसने आंखें बंद की और पहला निवाला खा लिया। उस पल उसे लगा जैसे उसने खुद को ही निगल लिया हो, जैसे उसने इंसान से जानवर बनने की आखिरी रेखा पार कर ली हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हर निवाले के साथ खुद से कहती, ये उनका शरीर नहीं है, ये उनका सपना है।
मैं उसे अपने अंदर जिंदा रख रही हूं। उसने खुद को समझाया, अगर मैं जिंदा रही तो उनकी कहानी दुनिया को सुनाऊंगी। ये एक ऐसा सच था जिसने उसे जिंदा रखा, पर इंसान के तौर पर तोड़ दिया। मौत की गिनती हर रात वो प्लेन की दीवार पर पत्थर से एक लकीर खींचती। डे 1, डे 2, डे 10, डे 20। उसकी दीवार अब एक कैलेंडर नहीं बल्कि मौत की डायरी बन चुकी थी। वो अक्सर लुकास से बातें करती, क्लारा को सुनाती कि कैसे वो घर लौटकर इटली की गलियों में घूमेगी। मतेओ से हंसकर कहती, तुम्हारे मजाक अब भी मुझे हंसाते हैं। पर यह सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल था। असलियत में वो अकेली थी, पूरी तरह अकेली। 50वां दिन, नया फैसला। अब तक सोफिया आधी लाश बन चुकी थी। उसका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। उसके चेहरे पर गड्ढे पड़ चुके थे। उसकी उंगलियां फ्रॉस्ट बाइट से काली हो रही थी। वो जानती थी अगर यहीं बैठी रही तो एक दिन उसकी भी सांस रुक जाएगी। उस रात उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं, या तो मैं यहां मर जाऊं या ये सफेद नर्क पार करके बाहर निकल जाऊं। उसने प्लेन के नुकीले मेटल से एक भाला जैसा हथियार बनाया। सारे कपड़ों को एक साथ पहन लिया, एक तरह का कवच बना लिया। अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा मांस एक थैले में रख लिया, जो उसकी मजबूरी थी। फिर उसने आखिरी बार अपने दोस्तों की तरफ देखा, उनके लिए बर्फ की कब्रें बनाई, धीरे से फुसफुसाई, मैं तुम्हारी कहानी लेकर जा रही हूं। और प्लेन की दीवार पर लिखा, हम साथ थे, एक अभी जिंदा है। सोफिया बर्फ पर कदम रखते ही समझ गई कि यह रास्ता मौत से भी बदतर है। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, कहीं ना कोई निशान, ना कोई पेड़, ना कोई रंग, सिर्फ सफेद चादर जो आंखों को अंधा कर देती थी। उसका हर कदम भारी था। बर्फ उसकी टांगों को घुटनों तक डुबो देती, हवा उसके चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा ग्लेशियर उसे निगल लेना चाहता हो। सोफिया के हाथ में वह नुकीला भाला था जो उसने प्लेन के मलबे से बनाया था। वो जानती थी कि इससे कोई बड़ा खतरा नहीं टलने वाला, पर यह हथियार उसके अंदर की उम्मीद का प्रतीक था, मानो उसके हाथ में हिम्मत की आखिरी चिंगारी बची हो। कुछ ही दिनों में अकेलापन उसके दिमाग को खोखला करने लगा। वो जोर जोर से गाने गाती, बचपन की कविताएं दोहराती, कभी अपने गांव के चर्च की घंटियों की आवाज सुनती, पर असलियत यह थी कि वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ बर्फ की खामोशी। कभी उसे लगता कि लुकास उसके पीछे चल रहा है, कभी ऐना की हंसी हवा में तैरती सुनाई देती। क्लारा उसे कहती, आगे बढ़ो सोफिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती तो वहां सिर्फ उसका लंबा डगमगाता हुआ साया होता। उसका दिमाग अब उसे धोखा देने लगा था। हकीकत और वहम एक ही जैसे लगने लगे थे। एक दिन चलते चलते अचानक बर्फ की परत टूट गई। सोफिया सीधे बर्फीली दरार में गिर गई। नीचे अंधेरा था और पानी। उसके शरीर पर एक पल में झंझनाहट दौड़ गई। वो हाथ पांव मारती रही, उसका भाला भी हाथ से छूट गया। उसने पूरी ताकत से ऊपर की ओर छलांग लगाई। उसकी उंगलियां बर्फ के किनारे से चिपक गईं। उसने अपने पूरे शरीर का बोझ उन उंगलियों पर डाल दिया। नाखून टूट गए, खून जम गया, लेकिन आखिरकार वो बाहर निकल आई। वो बर्फ पर लेटी रही, हांफती हुई, आंखों से आंसू बह रहे थे जो निकलते ही जम जाते। उस पल उसे लगा अब मैं और नहीं बच पाऊंगी, पर फिर उसकी आंखों में उसकी मां का चेहरा कौंधा, मां की मुस्कान, मां की आवाज, सोफिया तुम हार मत मानना। और उसी पल उसने फिर खड़ा होना सीख लिया। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। कभी सूरज लगातार चमकता रहता, कभी अचानक बादलों की परत सब निगल जाती। सोफिया के लिए अब समय का कोई मतलब नहीं रहा। वो बस बर्फ पर चलती जाती, कभी घंटों तक, कभी कुछ कदमों बाद ही गिर पड़ती। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। फ्रॉस्टबाइट ने उंगलियों को काला कर दिया था। कभी कभी उसे लगता कि उसके पैर अब उसके शरीर का हिस्सा ही नहीं रहे। 100वें दिन के आसपास उसके हेल्यूसिनेशंस और बढ़ गए। उसे लगता कि दूर एक हरा भरा जंगल है, पेड़ हैं, फल लटके हैं, पानी बह रहा है। वो दौड़ती हुई वहां पहुंचने की कोशिश करती, पर जैसे ही करीब पहुंचती सब गायब हो जाता। कभी उसे यूरोप के शहर दिखते, फ्रांस की गलियां, स्पेन का समुद्र, इटली की कैफे। उसे लगता जैसे उसके दोस्त वहीं खड़े हैं और हाथ हिला रहे हैं। वो चिल्लाती, रुको मैं आ रही हूं, पर वहां सिर्फ ठंडी हवा होती। अब उसका शरीर कंकाल बन चुका था, गाल अंदर धंस गए थे, होंठ फट चुके थे। वो अब ठीक से चल भी नहीं पाती थी।
ज्यादातर समय वो बर्फ पर घिसटती रहती। उसका चेहरा बर्फ से कट चुका था, उसके पीछे खून की एक लकीर बनती जाती। कभी कभी वो रुककर आसमान को देखती, आंखें बंद करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भगवान, अगर मुझे बचाना है तो बचा लो, वरना अभी मेरी सांस रोक दो। एक रात जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, उसने दूर क्षितिज पर एक टिमटिमाती हुई रोशनी देखी। पहले उसे लगा ये भी एक हेलुसिनेशन है, क्योंकि वो अब हर चीज पर शक करती थी। पर जैसे ही उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, रोशनी अब भी थी। वो किसी तारे जैसी नहीं थी, ये इंसानों की बनाई रोशनी थी। एक छोटी सी एक उम्मीद। सोफिया के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने अपने घिसटते कदम तेज कर दी। हर इंच अब पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। वो गिरती, संभलती, फिर उठती, पर उसकी आंखें अब उसी रोशनी पर टिकी थीं, मानो वो रोशनी मौत और जिंदगी के बीच का पुल हो। कई हफ्तों तक सोफिया उस रोशनी का पीछा करती रही। कभी वो रोशनी करीब लगती, कभी बहुत दूर, कभी बादलों में छिप जाती, कभी फिर से झलक देती। पर अब उसके पास जीने का एक कारण था। उस रोशनी तक पहुंचना, भले ही उसकी जान चली जाए। वो अपने दोस्तों से बातें करती, देखो, मैंने कहा था ना, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारी कहानी लेकर बाहर निकलूंगी। उसका शरीर टूट चुका था, पर उसकी आत्मा अब भी चल रही थी। सोफिया अब लगभग 150 दिनों से इस बर्फीले रेगिस्तान में भटक रही थी। उसके पास न ताकत बची थी, न ही शरीर की गर्मी, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस रोशनी पर टिकी थीं। हर दिन, हर रात वो उसी दिशा में बढ़ती रही, कभी घिसट कर, कभी रेंग कर, कभी गिर कर। उसका हर कदम मौत को धक्का देता और जिंदगी को थोड़ा और खींच लेता। अब उसके शरीर का हर हिस्सा जवाब दे रहा था। उसके होंठ फटकर खून से सने थे। उसके पैर बर्फ में घिसते घिसते बेकार हो चुके थे, पर उसका दिल अब भी धड़क रहा था, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। रिसर्च स्टेशन की झलक दिन हफ्तों में बदल गए, और आखिरकार एक सुबह धुंध के बीच सोफिया ने साफ साफ देखा एक छोटा सा रिसर्च स्टेशन। वो जगह वीरान थी, पर इंसानों की बनाई हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रो रही थी, पर ये आंसू अब बेबसी के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। मैं पहुंच गई, वो बड़बड़ाई, पर स्टेशन अब भी उससे सैकड़ों मीटर दूर था। यह फासला भले ही छोटा था, लेकिन उसके लिए यह पहाड़ चढ़ने से भी कठिन था। सोफिया अब चल नहीं पा रही थी। उसने खुद को बर्फ पर घसीटना शुरू किया। उसके हाथ लहू लुहान हो चुके थे। हर इंच खिसकना उसके लिए मौत से लड़ाई जैसा था। उसका चेहरा बर्फ से कट चुका था। उसकी सांसें टूटी टूटी आ रही थी। उसके पीछे खून की एक लकीर बन गई थी। उसने खुद से कहा, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ा सा। स्टेशन का दरवाजा अब सामने था। उसकी उंगलियां दरवाजे की ठंडी सीढ़ी तक पहुंच गईं, और उसी पल उसकी आंखों से अंधेरा छा गया। उसके होंठों से बस एक शब्द निकला, मां, और वो बेहोश हो गई। कितने घंटे गुजरे उसे नहीं पता, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक गर्म कमरे में पाया। उसके ऊपर मोटे कंबल थे। चारों तरफ इंसानों के चेहरे थे। किसी ने कहा, शी इज अलाइव, ओ माय गॉड, शी सर्वाइव्ड। वो एक रूसी रिसर्च टीम थी जो साल में सिर्फ एक बार इस स्टेशन पर आती थी। सोफिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोल नहीं पा रही थी, पर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बता रही थी कि उसकी 205 दिनों की जंग खत्म हो चुकी थी। सोफिया मिलर, जर्मनी की 24 साल की लड़की, 205 दिनों तक मौत से लड़ी। 100 दिन उसने मलबे के पास बिताए और 105 दिन इस बर्फीले नर्क को पार करने में। उसने इंसानियत की सीमाओं को लांघा। उसने भूख से लड़ने के लिए वो किया जिसे सोचकर भी इंसान कांप जाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जिंदा लौटी, अपने दोस्तों की कहानी लेकर, उनकी आखिरी गवाही लेकर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सोफिया की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो जिंदगी से हार मानने ही वाला हो, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ता रहे। सोफिया ने हमें यह सिखाया कि उम्मीद सबसे बड़ा हथियार है। जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, जब मौत सामने खड़ी हंस रही हो, तब भी अगर इंसान के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी बची है तो वो चमत्कार कर सकता है। सोफिया ने वो कर दिखाया। वो लौटी, टूटी हुई, जख्मी, पर जिंदा। उसकी कहानी आज भी यूरोप के गांवों और कस्बों में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, अगर मौत के खिलाफ इंसान का कोई चेहरा है
तो वो है सोफिया मुलर।